हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यानी कंज्यूमर्स बिहेवियर। इस चैप्टर का आज हम लोगों का ये लास्ट टॉपिक है और हम लोग आज कवर करने वाले हैं डे 5 में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक एमआरएस यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और साथ ही साथ बजट लाइन को डिस्कस करेंगे जिससे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछेंगे वो सारा क्वेश्चन हम आप लोगों को इस वीडियो को एंड में दे देंगे। इसके बाद लेसन 4 से लेकर के आगे पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सभी चैप्टर और मैक्रो इकोनॉमिक्स का सभी चैप्टर का वीडियो, जैसे पहले वन शॉट वीडियो आ रहा था वैसे ही वन शॉट वीडियो आएगा। हिंदी वालों के लिए व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का अलग वीडियो आएगा वन शॉट में चैप्टर बाय चैप्टर, और फिर ये हम लोगों का माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंग्लिश वालों का अलग से वीडियो आएगा। अब चलो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में ये जो एमआरएस जिसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसका मतलब आखिरकार होता क्या है। देखो अच्छा से समझना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे एमआरएस। एक सेकंड देना। शॉर्टकट में हम लोग इसको बोलेंगे एमआरएस बोलेंगे। अरे क्या हो रहा है भाई? इसको हम लोग बोलेंगे एमआरएस बोलेंगे, और इसके बाद गुड्स एक्स एंड वाई। ये जो गुड्स ये जो है यानी इस तरीके से जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे एमआरएस एक्स वाई, तो ये एक्स वाई जो होता है, एक्स वाई का मतलब होता है गुड्स एक्स एंड वाई। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझो होता क्या है। सिंपल सा बात है, अभी अभी हम लोग कल के वीडियो में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में हम लोग इंडिफरेंस कर्व को पढ़े थे। तब हम लोग क्या देखे थे कि अगर कोई भी पर्सन अपने लिमिटेड इनकम से दो तरीके के गुड्स को कंज्यूम करता है जिससे उसको बराबर का सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो जैसे जैसे वो एक गुड्स को इंक्रीज करते जाएगा वैसे वैसे दूसरा गुड्स का कंजम्पशन उसको कम करना होगा। यही जिस कर्व से दिखाते वो इंडिफरेंस कर्व होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एग्जैक्ट यही बताता है कि अगर हम लोग कोई भी गुड्स एक्स और वाई है और अगर एक गुड्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो एक गुड्स का वन एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन, गुड्स एक को एक एक्स्ट्रा कंज्यूम करने की वजह से गुड्स वाई को हमको कितना छोड़ना पड़ेगा। यानी बेसिकली एक गुड्स का कंजम्पशन को जो हम छोड़ेंगे तो उससे दूसरा गुड्स का कंजम्पशन कितना बढ़ेगा, यानी एक गुड्स को बढ़ाने से दूसरा गुड्स का कंजम्पशन कितना कम करना होगा। यही कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल का मतलब हम हमेशा क्या बोलते हैं? मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशन। मार्जिनल का मतलब हम हमेशा बोलते हैं, मार्जिनल का मतलब हमेशा होता है एक एक्स्ट्रा। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एक एक्स्ट्रा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा गुड्स का कंजम्पशन करना चाहते हैं, इसलिए किसी दूसरे गुड्स के कंजम्पशन को हमको उसी क्वांटिटी में कम करना होगा। यही कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो सिंपल वर्ड्स, सिंपल शब्दों में कहें तो द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कंज्यूमर हैज टू गिवन अप टू ऑर्डर टू गेट एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड मार्जिनल सब्स्टिट्यूट रेट। ये कंजम्पशन होगा यहाँ पे। ठीक है, बोला गया सपोज ए कंज्यूमर कंज्यूम टू गुड्स एक्स एंड वाई। ये मान के चलो कि एक कंज्यूमर है जो दो गुड्स एक्स और वाई को कंज्यूम कर रहा है। द मार्जिनल सब्स्टिट्यूट रेट ऑफ एक्स वाई इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी एक्स that consumer has to sacrifice to get each additional unit of goods y। यानी कि सिंपल बात है, अगर दो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है एक्स और वाई को, तो जब वो एक गुड्स का कंजम्पशन को बढ़ाएगा तो उसी क्वांटिटी में दूसरे गुड्स के कंजम्पशन को कम करना होगा। यही कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इन अदर वर्ड, द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी y that is consumer decreases to get an additional unit of consumer goods x in order to maintain the same level of satisfaction is called marginal rate of substitution। marginal rate of substitution goods x and y। फॉर्मूला होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड्स एक्स एंड वाई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन ऑब्जेक्ट वाई यानी कि गुड्स वाई और गुड्स जे एक्स। यानी कैसे बोलेंगे? एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू ट्रेंगल वाई डिवाइडेड बाय ट्रेंगल एक्स। ये जो ट्रेंगल होता है, ट्रेंगल का मतलब होता है मेरा चेंज। ट्रेंगल का मतलब होता है चेंज। इसके बाद जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाएंगे ना, तब हम वहां पे आप लोगों को समझाएंगे उसमें। देखो अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको करते हैं। देखो अच्छा से समझना, क्वेश्चन के थ्रू इसको किस तरह से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे अलग अलग गुड्स का कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी ई।
यहाँ गुड्स एक्स है और यहाँ गुड्स वाई है। गुड्स एक्स 1 2 3 4 5 6 हो गया, बढ़ रहा है। गुड्स एक्स का कंजम्पशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, गुड्स एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, गुड्स वाई का कंजम्पशन घट रहा है। गुड्स वाई हो गया आपका 20 15 11 8 5 6 5। अब इसका MRS/XY यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स एक्स एंड वाई कैसे निकलेगा? तो फॉर्मूला क्या बताएं मार्जिनल रेट ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई का? ट्रेंगल वाई बाय ट्रेंगल एक्स। इसका मतलब है कि गुड्स वाई में कितना चेंजेस आया उसको डिवाइड कर देंगे गुड्स एक्स में कितना चेंजेस आया। तो सबसे पहले बताओ, पहले सिचुएशन में गुड्स वाई 20 है, यहां तो कोई चेंजेस नहीं आया, तो पहले कंडीशन में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं होगा। लेकिन दूसरा कंडीशन पे गुड्स वाई 20 से कितना हो गया 15 हो गया, तो कितना चेंज हुआ 5 घट गया, तो गुड्स वाई का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 5 होगा डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग यानी इसी फॉर्मूले को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, वाई ट्रेंगल वाई बाय ट्रेंगल एक्स चेंज इन गुड्स वाई डिवाइडेड बाय परपोनेंट चेंज इन गुड्स एक्स। जबकि गुड्स एक्स 1 से कितना हो गया 2 हो गया, तो इसमें 1 चेंजेस आया। फिर ये गुड्स वाई 15 से 11 हो गया, तो इसमें 4 चेंजेस आया, और इसमें 2 से 3 हो गया, तो इसमें 1 चेंज आया। 8 से 11 11 से 8 हो गया, तो 3 चेंज आया, इसमें 1 आया। 8 से 6 हो गया, 2 चेंज आया, इसमें 1 हुआ। 6 से 5 हो गया, 1 चेंज हुआ 1। इसका मतलब अगर हमको गुड्स वाई को अगर हम घटा रहे हैं, मतलब 4 क्वांटिटी गुड्स एक्स का घटा है, गुड्स वाई का 4 गुड्स एक्स वाई का 5 क्वांटिटी घटा रहे हैं, तो गुड्स वाई का हमको 1 क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं। एक गुड्स को इंक्रीज करना है तो दूसरा गुड्स को हमको डिक्रीज करना होगा। यही चीज कहलाता है मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। आया समझ में? ठीक है, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे नेक्स्ट आते हैं। अब देखो आगे हम लोगों को यहां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो व्हाट इज ए बजट सेट। अब देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट में हम लोगों को उतना ही जानना था। अगर हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इसको अगर हम लोग ग्राफिकल दिखाना चाहें तो देखो इसको हम लोग ग्राफ में कैसे दिखाएंगे। अगर हमको इस चीज को ग्राफ में प्रेजेंट करना रहेगा तो देखिए ग्राफ में इसको हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं। देखो इसी चीज का हम लोग चाहें तो यहां पे हम लोग इसको ग्राफ में दिखा सकते हैं इस तरीके से 0x/y यहां लिखते हैं। ये यहां हम लोगों का गुड्स x है और यहां गुड्स y है। चलो सपोज कर लो पहले गुड्स का कंजम्पशन x का कंजम्पशन यहां x1 होता था, यहां होता था y1। इस तरीके से ग्राफ बनाया। आप सपोज कर लो क्या हो रहा है, गुड्स एक्स का कंजम्पशन को हम लोग क्या किए बढ़ा दिए, गुड्स एक्स का कंजम्पशन बढ़ा दिए, तो गुड्स वाई का कंजम्पशन हमको क्या करना होगा कम करना होगा, कम करना होगा। गुड्स ये सपोज x2 हो गया, ये क्या हो गया y2, यानी ये बता रहा है कि गुड्स x का कंजम्पशन घट गया जिससे गुड्स y का कंजम्पशन घटा, तो गुड्स x का कंजम्पशन बढ़ गया। कंजम्पशन घटा यानी माइनस हो गया है ट्रेंगल y, और गुड्स x का कंजम्पशन बढ़ा यानी प्लस हो गया है ट्रेंगल x। इसी चीज को हम लोग यहां पे बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं यहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आया समझ में? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट। अब बोल रहा है कि बजट लाइन क्या होता है, तो सिंपल सा बात है, पहले बजट का मतलब समझ लो क्योंकि ये लास्ट टॉपिक होगा। बजट लाइन, बजट का मतलब होता है कि किसी भी कंज्यूमर के पास, हम लोगों के पास, आप लोगों के पास जो पैसा है उन पैसे को हम लोग किन किन चीजों में कैसे कैसे खर्च करेंगे। ये जो मेरा स्टेटमेंट होता है जो ये बताता है मेरे पास कितना पैसा है और इन पैसे को हम किन किन जगहों पे कैसे कैसे खर्च करेंगे, वही कहलाता है मेरा बजट। जैसे अगर सपोज कर लो मेरे पास 10,000 रुपया है, एक महीना में सपोज कर लो हम 10,000 कमाए हैं, ये मेरा इनकम है, ये मेरा क्या है इनकम है। अब हम ये 10,000 रुपया को किन किन चीजों में खर्च करेंगे, मेरा क्या क्या एक्सपेंसेस होगा, हम इनको किन किन चीजों में खर्च करेंगे, ये एक जो हम स्टेटमेंट बनाएंगे, भाई चावल में इतना खर्च करेंगे, दाल में इतना, चीनी में इतना, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में इतना, सेविंग इतना करेंगे, यही स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं बजट। क्लियर? तो बजट लाइन एक्चुअल में ऐसा लाइन होता है जो रिलेशन बताता है किसी भी कंज्यूमर का इनकम और उस इनकम को वो किन किन चीजों में खर्च करेगा, इसका जो रिलेशन बताता है वही कहलाता है आपका बजट लाइन। वही बोला, ए कंज्यूमर्स बजट सेट डिस्क्राइब द सेट ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ द गुड्स दैट ए कंज्यूमर कैन बाय with his given income and the price of the commodity. In other word, a budget set refer to a monetary statement. monetary statement मतलब ये देखो
monetary statement that show a consumer's income and prices of goods he wants to buy in near future। उसके पास जितना पैसा है उन पैसे को वो आने वाले समय में जिन जिन चीजों में खर्च करेगा उसका जो स्टेटमेंट होगा, इसमें इतना खर्चा, इसमें इतना खर्चा, इसमें इतना खर्चा, इसमें इतना खर्चा, वही कहलाता है आपका बजट सेट। जैसे सपोज कर लो आपके घर में शादी है तो भाई घर में बहुत सारे मेहमान लोग आएंगे, रिश्तेदार लोग आएंगे, तो क्या आप आंख मूंद के खर्चा कर दोगे? क्या नहीं। तो आप पहले बजट तय करोगे कि शादी में हमको सपोज कर लो 1 लाख रुपया तक खर्चा करना है, 1 लाख। तो आप ये बजट तैयार करोगे कि 1 लाख में टेंट वालों को कितना देंगे, लाइट्स वालों को कितना देंगे, खाने पीने वाले को कितना देंगे, कौन कौन सा सामान बनाएंगे खाने में, पूड़ी बनाएंगे, दाल बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे, नॉनवेज बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे, और एक स्टेटमेंट आप तैयार करोगे और सब चीज लिखते जाओगे। अच्छा, इसमें इतना रुपया खर्चा हुआ, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, इतना। यही चीज को हम लोग बोलते हैं बजट सेट। आया समझ में? ये बताता है किसी भी पर्सन का इनकम और उस इनकम को वो जिन जिन चीजों में खर्च करेगा, जो जो चीज खरीदेगा, उसके बीच रिलेशन को बताता है। वेरी सिंपल। बोलो कुछ है इसमें? कुछ दम नहीं है। अगर इसको हम लोग चाहें तो हम लोग एक ड्राइंग से भी हम लोग इसको बना करके दिखा सकते हैं। आगे बजट लाइन या प्राइस लाइन क्या होता है? देखो जी, बजट लाइन या प्राइस लाइन का मतलब क्या होता है? अगर मान लो कि एक कंज्यूमर है, जैसे हम लोग आप लोग, तो क्या कोई भी कंज्यूमर अपना सारा पैसा को क्या एक ही गुड्स में खरीदने में खर्च करता है? नहीं। कोई भी कंज्यूमर जो होता है अपने पैसे को अलग अलग गुड्स में खरीदना पसंद करता है। अगर मेरे पास 10,000 है तो क्या 10,000 हम एक ही सामान को खरीदने में खर्च करेंगे? नहीं, 10,000 को हम अलग अलग सामानों पे खर्च करेंगे। तो मेरा जो बजट लाइन है वो ये बताता है कि मेरा जो पैसा है हम किन किन चीजों पे खर्च करेंगे। अगर 2 चीजों पे खर्च कर रहे हैं, जैसे एक्स और वाई, 2 गुड्स है, एक्स और वाई, अगर 2 ही गुड्स पे खर्च किए, जैसे मान लो अगर मेरे पास 10,000 रुपया है, सपोज कर लो मेरे पास 100 रुपया है और ये 100 रुपया को हमको 2 चीजों में खर्च करना है, गुड्स एक्स और गुड्स वाई। तो हम अलग अलग तरीके से खर्च कर सकते हैं। गुड्स एक्स को 50 रुपया खर्च कर सकते हैं, गुड्स एक्स में 50 रुपया खर्च कर सकते हैं, गुड्स वाई में। तो यही चीज मेरा कहलाता है बजट लाइन। वो बताता है कि एक कंज्यूमर का जो पैसा है वो किन किन चीजों पे खर्च करेगा। और एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि कंज्यूमर का जो इनकम होता है, वो हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? एक्सपेंडिचर। कभी भी एक्सपेंडिचर को आप अपने इनकम से ज्यादा नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आप 100 रुपया कमाए हो तो आप 200 रुपया खर्चा मत कर देना, नहीं तो फिर आप घाटे में चले जाओगे। वही बोल रहा है द बजट लाइन और प्राइस लाइन, इसका 2 नाम होता है, या तो बजट लाइन या प्राइस लाइन। द बजट लाइन और प्राइस लाइन इज द लाइन दैट शो ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट ए कंज्यूमर कैन बाय विद द गिवन इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। इट इज द कर्व दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन द कंज्यूमर्स इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। कंज्यूमर का इनकम और उस गुड्स का प्राइसेस के बीच रिलेशन को बताता है। ये देखो, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स प्लस प्राइस ऑफ गुड्स वाई इज इक्वल टू एम। एम का मतलब होता है इनकम। इन सब का मतलब यहां पे हम लिख दिए। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि एग्जैक्ट बजट लाइन हम लोगों के लाइफ में इंपैक्ट कैसे छोड़ता है। एकदम अच्छा से इस चीज को समझना। देखो, हम ये बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल समझ रहे हैं। सपोज द कंज्यूमर्स इनकम इज ₹500। सपोज कर लो ये एक कंज्यूमर है, आप हैं, हम हैं, हम लोगों के पास इनकम है, यानी कि मनी कितना रुपया है? 500 रुपया है। ये हमारा इनकम है। कितना है? 500 रुपया। ही कंज्यूम 2 आर्टिकल्स एक्स एंड वाई। अब ये 2 सामान को खरीदेगा, एक्स और वाई को। 2 सामान के ऊपर ये पैसा खर्च करेगा। ठीक है, बोला गया है हुज प्राइसेस पर यूनिट ₹50 एंड ₹100। ये जो गुड्स एक्स है इसका एक पीस का दाम है 50 रुपया और गुड्स वाई का एक पीस का दाम है आपका 100 रुपया। ये पर यूनिट प्राइस है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अलग अलग सिचुएशन, देखो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग सिचुएशन है कंजम्पशन ऑफ गुड्स। ये कैसे निकला, ये कैसे निकला हम अभी बताते हैं। इसको अभी नहीं देखना, इसको अभी नहीं देखना, हम सिखा दे रहे हैं कि ये निकला कैसे है। देखो अच्छा से समझना कैसे निकला। अगर मेरे पास 500 रुपया है और हमको 2 सामान एक्स और वाई को खरीदना है, एक्स का दाम है 50 रुपया और वाई का दाम है 100 रुपया, तो पहला सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि हम गुड्स एक्स को बिल्कुल भी ना खरीदे। अगर हम गुड्स एक्स को बिल्कुल नहीं खरीदे तो मेरे पास 500 रुपया है, तो ये 500 रुपया को हम खर्च कर सकते हैं किसमें? गुड्स एक्स को खरीदने में। और उस समय हम गुड्स एक्स में टोटल, चूंकि गुड्स एक्स का दाम, एक सामान का दाम 100 रुपया है और मेरे पास 500 रुपया है और एक सामान का दाम है 100 रुपया और 500 रुपया है, तो हमको 5 सामान मिलेगा।
कितना सामान मिलेगा? 5 सामान नहीं मिलेगा भाई साहब। देखो ना, एक सामान का दाम 100 रुपया है, मेरे पास 500 रुपया है, तो हम इस 100 रुपया वाला 5 पीस सामान खरीद सकते, 5 गो खरीदेंगे। या ऐसा कर सकते हैं कि गुड्स एक्स को जो है एक गो तो नहीं खरीद सकते, एक गो अगर खरीदेंगे गुड्स एक्स को, तो एक गो अगर खरीदे तो इसमें 50 रुपए खर्च हुआ, और फिर मेरे पास बचेगा 450, 450 इसमें तो खर्च नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, गुड्स एक्स को जो है वो 2 गो खरीद लेंगे। क्या होता है कभी कभी समझे में नहीं आता है। चलो गुड्स क्या करेंगे हम लोग, यहां जो हम लोगों का गुड्स एक्स है, गुड्स एक्स को हम लोग खरीद लेंगे 2 गो। अगर 2 गो खरीदे तो यहां पे 100 रुपया खर्चा हुआ, और अभी भी बचा है 400 रुपया, और इसका दाम है 100 रुपया करके, तो इसमें 4 गो खरीद सकते हैं। अगर हम ये खरीदेंगे 4 गो, तो इसमें खर्चा हो गया मेरा 200, अभी बचा है 300, तो इसमें 3 गो खरीद सकते हैं। अगर हम इसमें इसको खरीद लेंगे, सपोज कर लो 6 गो, तो 6 पचे 30, 300 रुपया खर्चा हो गया, तो इसमें 2 गो खरीद सकते हैं 200 रुपया का। इसको अगर खरीद लिया 8 गो, 8 पचे 40, 400 रुपया खत्म, तो इसको 1 गो खरीद सकते हैं। लास्ट ऐसा भी हो सकता है मेरा कि हम इसको खरीदेंगे, सपोज कर लो आपका 10 गो, तो पूरा का पूरा 500 इसमें खर्चा हो गया, और इसमें 0 हो गया ना। मेरे पास 2 गुड्स है एक्स और वाई, और मेरे पास 500 रुपया है, तो हम इस तरीके से इसको खर्चा करके रख सकते हैं। यही चीज को हम यहां समझाए हैं। समझ में आया? सेम यही चीज को यहां जो चीज बताएं वही चीज देखो यहां पे समझा हुआ है। आया समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से एक कंज्यूमर चाहे तो वो अपने एक्सपेंसेस को यूज, अपने इनकम को यूज कर सकता है। इसी को बोला जाता है प्राइस लाइन या बजट लाइन। ठीक है, देखो वही चीज को यहां पे समझाएं। अगर हमको इसको ड्राइंग दिखाने का मन करे तो हम इसको ड्राइंग में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ वाई, यहाँ गुड्स एक्स को दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे गुड्स वाई को। देखो गुड्स एक्स 0 है, यहाँ 0 होगा, इसके बाद 2 के बाद 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये बढ़ रहा है ना, ठीक है। 0 के बाद सपोज कर लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4 5। चलो मिलाओ, गुड्स एक्स जब 0 था तो गुड्स वाई कितना था? गुड्स वाई था आपका, गुड्स वाई था आपका कितना? गुड्स वाई था आपका 5। ये 0 है तो गुड्स वाई है, देखो यहां पे होगा 5। इसके बाद जब गुड्स एक्स 2 हो गया तो वो 4 हो गया, ये बड़ा तो ये 4 हो गया, लगभग इसके सीधा ठीक इसके सामने यहां होगा। इसके बाद ये 4 हो गया तो ये 3 हो गया, ये 6 हो गया तो ये 2 हो गया, इसके बाद ये 8 हो गया तो ये कितना हो गया? 8 हो गया तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। इसी चीज को हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। दिखा सकते हैं इसी चीज को हम लोग इस तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, दिखा देंगे। एक डॉट यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, और ये जो लकीर आया है इसी लकीर को हम लोग बोलते हैं बजट लाइन, या जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस लाइन। बजट लाइन या प्राइस लाइन, समझ में आ गया? यही चीज होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, अटेंड एंड अटेंडेबल एंड अनअटेंडेबल आपका कॉम्बिनेशन। अटेंडेबल और अनअटेंडेबल मतलब समझो, ये जो मेरा बजट लाइन आया है, ये बजट लाइन, अगर इस बजट लाइन से बाहर अगर कंज्यूमर जाए तो वो गुड्स को नहीं खरीद सकता है। क्योंकि आपके मन में आता ना यहाँ पे सवाल कि सर हम यहाँ पे गुड्स एक में एक गो काहे नहीं खरीदे? अगर 1 गो खरीदेंगे तो इसमें 50 रुपया चला जाएगा, फिर हम लोग के पास बचेगा 450 रुपया। 450 रुपया में इसको तो हम खरीदेंगे 4 गो, तो फिर बचेगा हम लोग के पास अभी भी 50 रुपया। पैसा बचाना नहीं है, 2 चीजों पे खरीदना है। इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन बनता 1 गुड्स और 4 गुड्स का, वो गलत बनता। समझ में आ रहा है? यानी कंज्यूमर हमेशा इसी लाइन में रह करके वो गुड्स को खरीद सकता है। अगर वो इसी लाइन में खरीद रहा है गुड्स को, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आपका अटेंडेबल। क्या बोलेंगे? अटेंडेबल। और अगर इस लाइन से वो बाहर जाके किसी भी पॉइंट में गुड्स को खरीदना चाहेगा यहां, तो वो गुड्स को नहीं खरीद सकता है। इसी बजट लाइन से जो ऊपर होगा उसी को हम लोग बोलते हैं आपका अनअटेंडेबल। अटेंडेबल मतलब ये देखो सिंपल सा बात है सर जी, अगर ये हम लोगों का बजट लाइन बना है, तो अगर इस बजट लाइन के अंदर, इस बजट लाइन में अगर वो खरीद रहा है तो वो होता है अटेंडेबल। अगर ये बजट लाइन से नीचे भी है तो भी अटेंडेबल है, लेकिन अगर ये बजट लाइन से ऊपर चला गया तो ये अनअटेंडेबल होता है।
वही बोल रहा है व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग इज फॉर्म्ड ऑन द बजट लाइन में होता है तो अटेंडेबल है, लेकिन अगर बजट लाइन से आउटसाइड हो गया, बजट लाइन से बाहर चला गया तो वो अनअटेंडेबल होता है। क्लियर है? और हमेशा कंज्यूमर अटेंडेबल ही रहना चाहता है, अनअटेंडेबल वो नहीं रहेगा। आगे, व्हाट इज बजट इक्वेशन? भाई साहब, बजट इक्वेशन का मतलब सिंपल है। बजट इक्वेशन का मतलब सिंपल है कि मेरे पास जो पैसा है वो पैसे को हम इस तरीके से खर्चा करें कि मेरा पैसा घटे ना, वही कहलाता है बजट इक्वेशन। इससे पहले जो बजट लाइन को समझाए ना वही होगा बजट इक्वेशन। मतलब हम जिन भी चीजों में पैसा खर्चा कर रहे हैं, मेरा वो खर्चा मेरा इनकम से ज्यादा ना हो। अगर हम दो सामान खरीद रहे हैं एक्स और वाई, तो इन दो सामानों का खर्चा मेरा एम यानी मेरा इनकम के बराबर हो, या तो फिर गुड्स एक्स और वाई में जो भी पैसा खर्च किए हैं वो मेरा इनकम से यानी मेरा इनकम से कम हो। यही दो सिचुएशन को बोलते हैं बजट लाइन। अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक्स और वाई पे जो पैसा खर्च किए हैं वो मेरा इनकम से ज्यादा हो गया, तो हम वहां पे अटेंडेबल नहीं है भाई, उस समय तो हम खुद कर्जा में डूब जाएंगे। वही बोल रहा है द बजट इक्वेशन सेट दैट ए कंज्यूमर कैन चूज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम एंड प्राइसेस एज लॉन्ग एज इट्स वैल्यू इज लेस देन द इक्वेशन ऑफ द इनकम। देखो इस इक्वेशन को समझना, अगर दो गुड्स एक्स और वाई को वो खर्चा किया है तो या तो वो आपका इनकम के बराबर होगा या उस इनकम से कम होगा। देखो यहां समझ रहे हैं, अगर एक्स और वाई को वो खरीदने में पैसा खर्च कर रहा है तो या तो वो उसका इनकम के बराबर होगा, या अगर इनकम के बराबर नहीं होता है तो उसका प्राइस, उसका जो इनकम है वो बड़ा होगा, उसका प्राइस कम होगा। यही चीज को हम यहां पे समझाए हैं। कोई भी पर्सन जितना पैसा है उतना ही खर्च करता है या तो फिर उससे कम खर्च करता है, कभी भी उससे ज्यादा नहीं खर्च करता है। ज्यादा खर्च करेगा तो वो कर्जा में डूबेगा, कर्जा में डूब जाएगा तो उसको बाद में फिर चुकाना होगा। इससे अच्छा है जितना पैसा है उतना ही खर्च करो। ठीक है? आगे आगे बोल रहा है टर्म ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये जो इंडिफरेंस हम लोग ये जो पढ़े बजट लाइन, उस बजट लाइन में कोई भी जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है? तो कोई भी बजट लाइन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में दो तरीके से आता है। पहला, सबसे पहला, प्राइस लाइन शुड बी टेंगनेंट टू इंडिफरेंस कर्व। या टेंगनेंट मतलब होता है टच करना, जैसे ये देखो समझा रहे इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से बनाएगा। ये मेरा बजट लाइन है, क्या है मेरा, सपोज कर लो ये मेरा यहां पे बना है बजट लाइन, ये देखो ये मेरा यहां पे बना मान लो बजट लाइन। तो ये जो बजट लाइन बना है ना, इसको इंडिफरेंस कर्व टच करे। यहां इंडिफरेंस कर्व इसको क्या करे, इंडिफरेंस कर्व यहां इसको, बाप रे, यहां इंडिफरेंस कर्व इसको टच करे, इसी में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरा, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम कर्व्स शुड बी कॉनकेव्स टू द ओरिजिन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के तरफ क्या होना चाहिए, कॉनकेव होना चाहिए। पहले भी समझाए ना, सपोज कर लो कि अगर बजट लाइन ये है मेरा, तो बजट लाइन में अगर एक पॉइंट यहां एक पॉइंट यहां बन रहा है तो वो जो मेरा होगा वो बजट लाइन की तरफ कैसे होना चाहिए, बजट लाइन की तरफ मेरा कॉनकेव होना चाहिए। मतलब ये सिंपल है, ये जो जीरो है ना उसके तरफ वो झुका हुआ हो, यहां भी तो झुका हुआ है, ठीक है, यहां भी झुका हुआ हो। बस यही दो सिचुएशन में कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है। ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन आंसर में। ये पूरा चैप्टर हम लोग कर लिए खत्म। बस इस चैप्टर में इससे ज्यादा पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को अगर हम जो भी टॉपिक इस पूरे चैप्टर में पढ़ाए हैं, अगर आप लोग उसको हर वीडियो को देखे हैं तो एक एक क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा। हम सब चीज आप लोग को पढ़ाए हैं। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, ये हम लोगों का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। ठीक है? सब व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, बिल्कुल ग्राफ में समझाएं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ठीक है, इसके बाद मार्जिनल रेट, इसके बाद मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीज हम पढ़ाए हैं, एक एक चीज पढ़ाया हुआ है। और ये हम लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है? इस चैप्टर में इतना ही लॉन्ग क्वेश्चन है, पढ़ो, इससे ज्यादा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। अनडाउटेडली अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा तो इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बस इससे ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? बस ये चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग वन शॉट में हम लोग जो है वो हर लेक्चर को कवर करेंगे। चैप्टर 3, 4, चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 8, जितना भी माइक्रो और मैक्रो है, हर एक चैप्टर का वन शॉट वीडियो आएगा कल से। तो उसके लिए रेडी रहना। जैसे रूटीन बनाए हैं वैसे रूटीन वाइज पर डे 12 बजे इकोनॉमिक्स का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा।
ठीक है, अल्टरनेट में, एक अल्टरनेट में हिंदी वालों को, एक अल्टरनेट में इंग्लिश वालों को। झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है तो अनडाउटेडली हमसे पढ़ लो। जो पढ़ाएंगे हर एक चीज एकदम डिटेल्ड में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।